फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरिलेशन होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं और उसकी जो डिग्री होती है वो कौन सी होती है। ठीक है। If two series vary in such a way that fluctuation in one are accomplished by the fluctuation in the other, these variables are said to be correlated. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब दो सीरीज हमें गिवन होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोरिलेशन। लाइक राइज इन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी रिड्यूसेस इट्स डिमांड एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए कि किसी चीज़ के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है तो दूसरी चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल जो आप 11th क्लास से सुनते आ रहे हैं, पेट्रोल एंड कार। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो कार जो बिकती है उसकी कम हो जाएगी बिक्री। ठीक है। सम रिलेशन एग्जिस्ट between age of husband and wife, rainfall and production. Two variables are said to be correlated if the change in one variable results in a corresponding change in the other variable. वो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई भी चेंज होता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की एज की वजह से हो रहा है, रेनफॉल की वजह से जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कि आज बारिश जो है 2 गुनी हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी 2 गुनी हो गई है। नहीं, जो भी चेंजेस उन दोनों के बीच में आ रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? कोरिलेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू ए एम टर्टले क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इज यूजुअली कॉल्ड कोरिलेशन। जब भी हम एनालाइज करते हैं कोवेरिएशन को दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ तो उसे हम कोरिलेशन बुलाते हैं। ठीक है। इसके अंदर कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन होती है। अब पूछोगे कि ये क्या होता है, तो जल्दी से सुन लीजिए ये क्या होता है। इफ चेंजेस इन टू कनेक्टेड सीरीज इज इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो दो सीरीज हमने चूज करी हैं उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक जैसे आ रहे हैं, मतलब एक के दाम बढ़े हैं तो दूसरे के भी दाम बढ़ेंगे, एक का दाम घटा है तो दूसरे का भी दाम घटेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि फादर की एज अगर बढ़ेगी तो बेटे की एज भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? इसी का अपोजिट होता है, यानी कि एक के दाम बढ़े हैं तो दूसरे के घटेंगे। ठीक है। जैसा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो वो हमारा है नेगेटिव कोरिलेशन का पार्ट। ठीक है। अब आप बात करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन की। अब लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बेयर कांस्टेंट रेशियो ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहा है सेम रेशियो में, यहाँ पे हम रेशियो की बात कर रहे हैं, सेम रेशियो में अगर दूसरे वेरिएबल के अंदर भी चेंज आ रहा है तो उसे हम बुलाएंगे लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। तो इसलिए हम इसको बुलाते हैं लीनियर कोरिलेशन। वहीं अगर हम नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात करें तो वो इसी का अपोजिट है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ चेंज आपको अभी हो रहा है वो ही सेम अमाउंट क्या है आपके वेरिएबल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि हमारी जो है लग्जरी गुड्स का दाम बढ़ गया है तो उसका जो डिमांड है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ अगर आपकी नेसेसिटी गुड्स के साथ होती है, सॉल्ट का अगर दाम बढ़ जाता है तो आपकी कंजम्पशन तो उतनी ही रहेगी ना, उसका तो एकदम से आप क्वांटिटी कम नहीं कर सकते हो, हल्की फुल्की कर सकते हो, एकदम से तो कम नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो किसका पार्ट हो गया? वो हमारा हो गया नॉन लीनियर का पार्ट। क्यों? क्योंकि जितना चेंज आपने जो है उसके प्राइस में किया उतना चेंज आपकी क्वांटिटी में नहीं आया, रेशियो जो थी वो इक्वल नहीं रही। तो इसको जब आप ड्रॉ करते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो उससे मेरी प्रोडक्शन डबल नहीं हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा। ठीक है। और इसको हम क्या बुलाते हैं? नॉन लीनियर कोरिलेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब ये क्या होता है? व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड इट इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। जब सिर्फ हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो अब हम उसे बुलाते हैं सिंपल कोरिलेशन। इफ द कॉमन इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट डेटा सीरीज इज स्टडीड इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन।
वो क्या कह रहा है, जब हम दो या फिर उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्या हुआ, जिसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसे हम डिपेंडेंट बुलाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इफ़ द स्टडी ऑफ रेन, सॉइल, टेम्परेचर, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ऑन पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो क्या है हमारा, पोटैटो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। पर एकर इज स्टडी देन इट इज़ मल्टीपल कोरिलेशन, तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। ऑन द अदर हैंड, इसकी जगह अगर हम पार्शियल कोरिलेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को लेंगे, ठीक है। वी रिकॉग्नाइज मोर देन टू वेरिएबल्स बट कंसिडर ओनली टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे सिर्फ हम दो वेरिएबल्स को लेंगे, ठीक है, और उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे और बाकी चीज़ों को क्या कर देंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम सारे वेरिएबल्स को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दो वेरिएबल्स को ले रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बुलाएंगे, पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जो इंटरप्रिटेशन होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो किसके ऊपर होती है, हमारी डिग्री ऑफ कोरिलेशन के ऊपर। अगर हमारा परफेक्ट कोरिलेशन है और वो पॉजिटिव है तो वो किस में आएगा, +1, ठीक है। और अगर वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो क्या आएगा, -1, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई कोरिलेशन है ही नहीं, कोरिलेशन जो है वो एब्सेंट है, तो क्या आएगा हमारा आर क्या है, हमारा आर हमारा कोरिलेशन है, तो वो आर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और जो हमारी कोरिलेशन की लिमिट रहेगी डिग्री की, वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, +1 से -1 के बीच में, ठीक है। अगर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो किसके बीच में होगा, 0.75 से 1 तक में रहेगा। मॉडरेट है यानी कि ठीक ठीक है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो किसके बीच में रहेगा, 0.25 से 0.75 के बीच में रहेगा। लेकिन बहुत लो डिग्री है या फिर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत लो डिग्री है, तो वो किसके बीच में रहेगा, 0 और 0.25 के बीच में रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड क्या है, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मैथमेटिकल मेथड्स कौन से हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, कार्ल पियर्सन मेथड की। ये वाला मेथड आपने बहुत बार सुना होगा, और क्यों नहीं सुनेंगे, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा मेथड होता है कोरिलेशन के अंदर, और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड भी हमारा यही होता है। क्यों, इट इज़ एन अजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट लीनियर रिलेशंस एग्जिस्ट इन बोथ द सीरीज़। इसके अंदर वो कह रहा है कि जो कोरिलेशन हमारी होती है उसके अंदर लीनियर रिलेशन ज़रूर होता है दोनों ही सीरीज़ के अंदर। This method is considered as the best measure because it provides the knowledge of direction change in data, that is positive or negative, and also shows the degree of correlation which should always be lie between +1 and -1. वो सबसे बेस्ट मेथड ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमें डायरेक्शन बताता है चेंज का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और साथ ही साथ हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी बताता है जो कि +1 से -1 के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड क्या है, मतलब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इसके दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो फॉर्मूलाज तो आप लोगों को फ्रेंड्स ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इसके लिए मेरे पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो, लेकिन हाँ याद करना है अगर आपको इजी तरीके से, तो बस इतना ही कर सकते हो कि आप क्या है इसको कहीं पे लिख लीजिए और इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये x2 नहीं है, ये x² है। पीपीटी बनाते टाइम ये क्या है ऐसे लिखा गया है, ये ऊपर नहीं जा रहे थे तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, ये x² है, x2 नहीं है, कहीं पे भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा। ये भी dx² है, ठीक है। ये d² है, ये dy का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, मैं इसलिए आपको पहले ही सब बता दे रही हूँ।
कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और यूज़ भी किया होगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत अब हम और जान लेते हैं। When it is not possible to measure the perfect quantities due to absence of numerical facts, मान लीजिए कि हम किसी वजह से क्या हैं, हम परफेक्ट क्वांटिटीज़ नहीं पता कर सकते। क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि वहाँ पे नंबर्स जो हैं वो मिसिंग है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम उसको एक रैंक प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब भी आप रैंक प्रोवाइड कर रहे हो तो उस समय क्या है, या तो आप इंक्रीजिंग उस पे दोगे या फिर डिक्रीजिंग पे दोगे। अगर आप इंक्रीजिंग फॉर्म में देते हो तो आपका जो दूसरी सीरीज़ है उसको भी आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में ही देना होगा। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन इन 1904। ये किसने बनाई थी? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने। ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए और स्पेयरमैन जो उनका सरनेम है वो हटा दिया जाए, तो वो ऑप्शन में सिर्फ आपको चार्ल्स एडवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, दिस मेजर इज स्पेशली यूजफुल टू मेजर ऑनेस्टी, ब्यूटी, स्किल्स, विजडम एक्सेट्रा। ये जो मेथड यूज़ किया जाता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है आपकी ऑनेस्टी को, ब्यूटी को, स्किल को, इन सब को देखने के लिए। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट असाइन द रैंक टू द डेटा ऑफ बोथ द सीरीज़। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, दोनों ही सीरीज़ को हम क्या करेंगे, रैंक प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था, या तो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम 1 मानेंगे या फिर लोएस्ट वैल्यू को 1 मानेंगे। लेकिन जिस सीरीज़ को, अगर हम फर्स्ट सीरीज़ को जैसे ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही सेम मेथड के थ्रू हम अपनी जो सेकंड वेरिएबल है उसको भी ट्रीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के रैंक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। टेक द डिफरेंस ऑफ टू रैंक्स। ठीक है, उन दोनों के रैंक का हम डिफरेंस निकालेंगे और उसको क्या लिखेंगे, डी। ठीक है, और उस डी का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। अब उसको फॉर्मूले को कैसे पुट ऑन करना है यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर। डी का हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, वो D2 नहीं है। नाउ एन ब्रैकेट्स ओपन, एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे n क्या है, हमारा नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं। इन केस ऑफ टाइड रैंक्स और इक्वल रैंक्स, अब मान लीजिए कि किसी किसी की क्या है, रैंक सेम आ रही है, नंबर्स जो हैं वो सेम दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें दोनों को सेम रैंकिंग देनी पड़ रही है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आपका ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे m क्या है, m हमारे वो रैंक्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड है हमारा कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड। कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड के अंदर क्या होता है, दिस मेथड इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड्स। ये जो मेथड है हमारा सबसे सिंपलेस्ट है। इट इज़ यूजफुल टू नो कोरिलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म चेंजेस इन टाइम सीरीज़। ये हेल्प करता है हमें शॉर्ट टर्म चेंजेस को जानने में टाइम सीरीज़ के अंदर। समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो द एक्चुअल डिग्री ऑफ कोरिलेशन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। कई बार क्या होता है, उसकी कोरिलेशन की डिग्री क्या है वो जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होता है, जितना ज़रूरी हमें ये जानना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर दिस पर्पज कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड इज़ अप्रोप्रिएट। इस चीज़ को जानने के लिए जो हमारा कॉन्क्रेंट डेविएशन मेथड है सबसे एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। कंपेयर ईच आइटम ऑफ बोथ द सीरीज फ्रॉम इट्स प्रीवियस आइटम। दोनों ही आइटम को अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उसकी प्रीवियस आइटम के साथ। इफ़ द सेकेंड टर्म आइटम इज़ बिगर पुट अ प्लस साइन। मान लीजिए कि पहले हमारे मार्क्स आए थे 50, फिर आपने सेकेंड अटैम्प्ट किया, सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर आपके मार्क्स आए 70। ठीक है, ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्लस साइन लगाओगे। और मान लीजिए कि आपके 50 आए थे फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में आपके आए 30, तो उसके अंदर क्या लगाओगे, आप माइनस साइन लगाओगे। ठीक है, इफ़ इक्वल आए, दोनों बार आपकी 50-50 आए हैं, तो इज इक्वल्स टू का साइन लगाओगे। उसके बाद मल्टीप्लाई द साइंस ऑफ बोथ द सीरीज़। दोनों ही सीरीज़ की साइन को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। टोटल द पॉजिटिव साइंस। अब दोनों के पॉजिटिव साइंस को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और उसको किस नाम से लिखेंगे, सी। ठीक है,
नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला को। फॉर्मूला यही है आपका, तो आपको उसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। सी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। एन का मतलब है हमारा नंबर ऑफ पेयर्स माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is probable error and standard error, what are the rules of testing the significance of coefficient of correlation. Probable error is an expected error in Karl Pearson coefficient of correlation which facilitate the upper limit and lower limit of possible correlation. With the help of probable error, it is possible to determine the reliability of the value of the coefficient in so far as it depends on the condition of random sampling. Formula to calculate probable error. अब हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबल एरर की, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है किसके अंदर, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट होती है ऑफ पॉसिबल कोरिलेशन। जो भी कोरिलेशन हमारा पॉसिबल है उसकी एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होती है। और इस प्रोबेबल एरर से क्या होता है, हम उसकी रिलायबिलिटी को जान सकते हैं कि वो कितना रिलायबल है और किन किन कंडीशंस के ऊपर हम उसके ऊपर रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो हम प्रोबेबल एरर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, 0.6745, 6745, 6 के बाद 7 आता है, 5 6 से पहले 5 आता है, 5 से पहले 4 आता है, तो 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, ठीक है। एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ आइटम्स है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम आर डिनोट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे। नाउ अ डेज स्टैंडर्ड एरर इज प्रेफर्ड टू प्रोबेबल एरर। डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी स्टैटिस्टिक्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है, वो क्या है, हमें प्रोबेबल एरर निकालने में हेल्प करता है। और डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड एरर क्या है, is standard deviation of sampling distribution in any statistic of random sampling. Other things remaining the same, it is essential that standard error should be small as far as possible. बाकी चीज़ों को हम एक तरफ रख के क्या है, हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है उसका कोशिश करना चाहिए कि छोटा हो, जितना छोटा वो हो सकता है उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो जितना छोटा रहेगा उतने हमारे क्या है एरर के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, ठीक है। रूल फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब रूल्स क्या हैं इसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को टेस्ट करने के। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मोर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। मान लीजिए कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ज़्यादा है, 6 टाइम्स है हमारे प्रोबेबल एरर से, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और मान लीजिए हमारा जो आर है वो छोटा है हमारे प्रोबेबल एरर से, तो वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। और मान लीजिए कि जो हमारा आर है यानी कि कोरिलेशन है वो छोटा है 0.3 प्रोबेबल एरर से, देन इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, तो वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।